हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ और साथ में बेल आइकन प्रेस करना आप नहीं भूलें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मिले। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बैंकिंग और एसएससी दोनों साथ में आप किस तरीके से जो है आप तैयारी कर सकते हैं, उसका क्या प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि एसएससी के लिए अलग से तैयारी करना चाहिए, बैंक के लिए अलग से तैयारी करना चाहिए। और बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो दोनों साथ में तैयारी करते हैं और किसी न किसी गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब को वो ले लेते हैं। तो वो एक तरह से स्मार्ट स्ट्रेटेजी हुआ जहां पर एसएससी बैंक, क्योंकि बैंक में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने मिलेंगे, बहुत सामने होते हैं। तो आप है कि किसी भी चीज में आपको जॉब निश्चित है कि लग जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में जिस तरीके का आपका जो भी डाउट है वो मैं पूरी तरीके से आपका क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर कि आप अगर बैंक का तैयारी कर रहे हैं या अगर आप साथ में तैयारी करेंगे तो आपके पास कितना अपॉर्चुनिटीज होगा उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप देखिए आईबीपीएस पीओ आपके पास होगा, आईबीपीएस क्लर्क होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होगा, रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया होगा, रीजनल रूरल बैंक का पीओ होगा, उसका क्लर्क होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारे जो हैं आपको इतने सारे अपॉर्चुनिटीज आपको बैंक से मिलेंगे। और ये जितने भी पोस्ट हैं बैंक में, ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा मतलब रेपुटेड पोस्ट है। समझ रहे हैं ना आप, इसकी अहमियत को समझ सकते हैं कि जिस तरीके से सीजीएल जो है एसएससी में सबसे सुप्रीम है, उसी तरीके से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईबीपीएस पीओ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट जॉब रखता है। इसका रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत अव्वल दर्जे का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप जान ही रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक पीओ हो गया, क्लर्क हो गया। ठीक है, उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपको एडिशनल, जैसे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी की तैयारी करते हैं तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज क्या चीज है, सीजीएल के होंगे, सीएचएसएल के होंगे, एमटीएस के होंगे, सीपीओ के होंगे और स्टेनोग्राफर के होंगे। लेकिन अगर आप दोनों साथ में तैयारी अगर अभी से लग जाते हैं तो आपके सामने इन चार के अलावा यहाँ पर जो और आपको 7-8 जो है और अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। और ठीक है, दोनों का रिस्पेक्ट जो है वो एकदम सेम है। सबसे पहले तो अब यहाँ पर ये चीज मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग सिलेबस और रिसोर्सेज का हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग सिलेबस की बात करें तो देखिए, आपको बैंक का तैयारी और एसएससी का तैयारी करते हैं तो उसमें जो है मैथ्स आपका होगा, रीजनिंग आपका होगा, इंग्लिश जो है वो आपका होगा। ठीक है, जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, उसके बाद आपका कंप्यूटर हो गया, बैंकिंग न्यूज हो गया, या बैंकिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको एडिशनल पढ़ने पड़ेंगे। तो कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज हो गया एसएससी हो चाहे बैंक हो, मैथ्स तो आपको सेम रहने वाला है। रीजनिंग जो है वो केवल डिफरेंस आएगा, इस पे मैं बाद में चर्चा करूंगा, पहले आपको बता देता हूं। यानी कि अगर आप एसएससी और अगर बैंक का तैयारी साथ में करते हैं तो बहुत ऐसे चीज हैं जो कि बैंक के सिलेबस को और एसएससी के सिलेबस को आप दोनों को कवर कर रहे हैं। लेकिन या तो आप देखिए, एसएससी का तैयारी करते हुए बैंक का एग्जाम को क्रैक करना थोड़ा इजी हो जाता है अगर आप सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसा चीज है उसको अगर आप पढ़ ले तो। लेकिन अगर बैंक का तैयारी करते हुए एसएससी का जो निकालना है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। टफ इन द सेंस इसलिए होगा क्योंकि मैथ्स में एडवांस मैथ्स जो ऐड होगा इसकी वजह से। ठीक है, तो देखिए दोनों इक्वल है। अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आपको एडिशनल जो है एडवांस मैथ्स में आपको पकड़ हो जाएगा, तो बैंक के तैयारी में आपको नहीं होगा। और अगर आप बैंक का तैयारी करते हैं तो यहाँ पर जो आपको बैंक का तैयारी करने के वक्त जो आपका रीजनिंग होगा, जो आपका मैथ्स होगा, ये सब चीज थोड़ा और भी इजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बात सिर्फ इतना ही है। तो अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं आगे की रणनीति के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए मैथ्स। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात करें तो एक चीज आप देखिएगा, गौर कीजिएगा कि मैथ्स में क्या होने वाला है। देखिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एसएससी का तैयारी करते हैं या दोनों का तैयारी करते हैं साथ में तो ज्यादा डिफरेंस आपका आने वाला नहीं है। अभी थोड़ा इसको कर देते हैं। ठीक है, देखिए आप अगर जो है मैथ्स की अगर हम लोग बात करें तो मैथ्स में जो है अरिथमेटिक सेक्शन तो आप ऑलरेडी पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, और आप जो है एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, एडवांस मैथ्स पढ़ रहे हैं, दोनों आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो बैंकिंग में क्या है कि आपको देखिए सिंप्लीफिकेशन जो है ये एक एडिशनल हो गया, एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन आता है ये एक एडिशनल है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अलग से इसके लिए आपको पढ़ाई करना होगा, आप आराम से ये सब कॉमन क्वेश्चन आता है तो इतना आपका कॉमन सेंस होता है कि आप इसको बना सकते हैं।
इनइक्वालिटीज है, ठीक है, ये आपको जो है इनइक्वालिटीज आते हैं, क्वाड्रेटिक आते हैं, ये सब आते हैं एक एडिशनल बैंक में। बाकी जितना भी अर्थमेटिक अगर आप एसएससी का अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बैंक का आराम से आप अर्थमेटिक को आप कंप्लीट और कवर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपका एकदम अव्वल दर्जे का, यानी कि अगर कोई बैंक का स्टूडेंट्स है और कोई अगर एसएससी का स्टूडेंट्स है और अगर बैंक का स्टूडेंट्स मैथ्स बना रहा है तो उसका एवरेज स्कोर जो है वो 20 रहने वाला है, और अगर एसएससी का कोई स्टूडेंट्स है तो उसका जो एवरेज स्कोर है वो 25 प्लस रहेगा। तो आप यहाँ से 5 मार्क्स जो है आप या 10 मार्क्स आप हमेशा बढ़े हुए रहेंगे, ठीक है। ये आपका प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है, मैथ्स में सिर्फ। तो इसीलिए इन दोनों के सिलेबस में जो है कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बस आप एडवांस, और आजकल तो बैंकिंग में जो है एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं, आपको मेंसुरेशन से आ जाते हैं, अलजेब्रा से तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, या मेंस में 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन मेंसुरेशन से तो आते हैं क्वेश्चन, डेफिनेटली आते हैं। तो ये सब भी आप इजिली कर सकते हैं, तो आपके लिए इसके लिए अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग बात करें रीजनिंग का, तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि एसएससी का अगर आप रीजनिंग को आप खुद दिल से बताइए कि एसएससी का रीजनिंग आप कितना दिन पढ़ते हैं। आप तो जो सेट जो है आप उसमें पढ़ लिए और उसी सेट को, यानी कि अगर 10 से 20 सेट का अगर आपको प्रैक्टिस है तो एसएससी का रीजनिंग ऐसा है कि आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बस यहाँ पर बैंकिंग में जो सबसे टफ चीज है वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में जो आपको पजल्स आते हैं ये थोड़ा सा आपको इस पर प्रैक्टिस करना होगा, और अगर आप रीजनिंग के पजल को प्रैक्टिस कर लिए और इसमें जैसे कि साइलो हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, उसके बाद आपको जो डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसको एक बार आपको थोड़ा सा टाइम देना होगा। और अगर बैंकिंग का रीजनिंग आप कंप्लीट कर लिए तो फिर बैंक आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि आपका मैथ्स पे ऑलरेडी पकड़ होगा ही, आप रीजनिंग प्रैक्टिस करेंगे ही। उसके बाद इंग्लिश जो है, आप एसएससी में भी इंग्लिश पढ़ते हैं और बैंकिंग में इंग्लिश पढ़ते हैं। पहले बैंकिंग में क्या था ना, पहले बैंकिंग में होता था कि वो कॉम्प्रिहेंशन पे ज्यादा ध्यान देता था। आजकल कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, ये सब आजकल ज्यादा आते हैं, और ये सब एसएससी का तैयारी करते हुए आपको इतना तो पकड़ आराम से हो जाएगा कि आप जो है बैंकिंग के इन सब चीज को जो है आप आराम से कवर कर सकते हैं। और बैंकिंग में इंग्लिश का कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाता है। बस आप ऐसा समझे कि प्री में जो है सेक्शनल कट ऑफ होता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 5 नंबर होता है, ठीक है। तो ये आपको एक प्लस पॉइंट हो गया, यहाँ पर आप आराम से इसको कर सकते हैं। उसके बाद जो है जीके जो है आप जीके एसएससी के लिए भी पढ़ेंगे और जीके जो है आप इसके लिए भी पढ़ेंगे। आप एसएससी के लिए भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और आप बैंकिंग के लिए भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एक कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर से भी एसएससी में क्वेश्चन आता है, बैंकिंग में भी क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आता है, तो आपको जो है वास्ट रूप में आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्यूटर। और बैंकिंग का जो न्यूज, यानी कि बैंकिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आपको मेंस के एग्जाम में आता है, यानी प्री में तो नहीं क्वेश्चन आता है, प्री में सिर्फ करंट अफेयर से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये बाद का प्रोसेस है मेंस का। तो ये आपको समझ में आ गया कि कहीं से भी कुछ अलग नहीं है, ये समझ गए आप बात को। अब यहाँ पे कुछ और देखिए, डिस्क्रिप्टिव आप एसएससी में भी देते हैं और आपको आईबीपीएस में भी डिस्क्रिप्टिव है, एसबीआई में डिस्क्रिप्टिव है, और कुछ ऐसे बैंक एग्जाम है जिसमें डिस्क्रिप्टिव है भी नहीं। तो यहाँ से भी आप कवर कर रहे हैं। बेसिकली मोटा मोटी जो है, अगर देखिए यहाँ पर एसएससी लिख दिए और यहाँ पर आपको लिख दिए बैंक, यानी कि कोई स्टूडेंट्स ऐसा है कि जो सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस किया हुआ है, उसका मैथ्स बहुत अच्छा है, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा कर लिया है, उसके बाद उसका रीजनिंग भी बहुत अच्छा है और उसका जीके भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आप अच्छा का मतलब ये हो गया कि आप एसएससी में जो है इन सारे चीज पे आपका पकड़ बन चुका है, ठीक है। तो देखिए पकड़ बन चुका है, बैंकिंग में भी मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके है, उसके बाद ठीक है कंप्यूटर है, करंट अफेयर्स है। अब देखिए मैथ्स कर लिए, यहाँ से मैथ्स, तो बैंकिंग का भी मैथ्स आपका हो गया। इंग्लिश कर लिए, बैंकिंग का भी इंग्लिश हो गया। और इतना बात आप जान लीजिए कि आप जो है इंग्लिश बैंक का अगर प्रैक्टिस कर लिए ना तो एसएससी बहुत इजी हो जाएगा। अब आप जीके कर लिए तो यहाँ से जीके हो गया, करंट अफेयर्स यहाँ से कर लिए, यहाँ से भी करंट अफेयर्स आपका हो गया। यानी कि रिमेनिंग क्या बच रहा है, रिमेनिंग बच रहा है आपका ये डिफरेंस रीजनिंग का। यानी कि आपको एडिशनल में सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के रीजनिंग पे फोकस करना है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो है फिर आपका दोनों चीज सिमिलरिटीज हो जाएगा। और साल भर में एसएससी का और बैंकिंग का करीबन जो है 10 से लेकर 15 ऐसे फॉर्म आते हैं जिसके लिए बच्चे जद्दोजहद करते हैं, बहुत रिस्पेक्टेड जॉब होता है, यानी इतना अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएगा। तो बात को समझ गए आप, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं टाइम टेबल के बारे में कि टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए,
ठीक है, टाइम टेबल पे डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से सब कुछ कवर करें। देखिए मैं ऐसा आपको बताने वाला हूँ टाइम टेबल, और आपको एकदम ऐसा, देखिए मैं इस टाइम टेबल को ऐसा मान के चल रहा हूँ कि जॉब ओरिएंटेड टाइम टेबल। ठीक है, जॉब ओरिएंटेड टाइम टेबल कहने का मतलब क्या हो गया कि ये अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, मैं उसमें जो बता रहा हूं आपको कि उस तरीके से पढ़ना है, अगर आप पढ़ लेते हैं तो विश्वास मानिए कि आपका जॉब इस साल 2019 में डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी जॉब ओरिएंटेड टाइम टेबल और उसमें जो बताए गए जो रिसोर्सेस हैं वो सब कुछ जॉब ओरिएंटेड होंगे। क्या है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐसा मान के मैं चल रहा हूं। देखिए अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि फ्रेशर होंगे, अब फ्रेशर वाले के लिए मैं अलग से टाइम टेबल बनाऊंगा। ठीक है, ये ऐसा टाइम टेबल है, मैं ऐसा इस टाइम टेबल को लेकर चल रहा हूं कि एसएससी के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका 50% से ऊपर जो है प्रिपरेशन हो चुका है। ठीक है, ऐसा मान के मेरा अपना मानना है। ठीक है, उस हिसाब से तो देखिए सबसे पहली बात है कि आपको स्टार्ट करना है। अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आपके पास जो है एसएससी के मेंस का सेट होना चाहिए। किसका होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका इंग्लिश का और आपका जो है मैथ्स का होना चाहिए। ठीक है, जितने भी एसएससी सीजीएल 2018 के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र होगा टाइम टेबल। ठीक है, उनका इस साल सिलेक्शन हो जाएगा। आपके पास मेंस का सेट होना चाहिए इंग्लिश का, जहां पर इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होंगे आपके और मैथ्स के जो है आपके 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये करना है, यानी कि आप स्टार्ट करने जा रहे हैं कम से कम एटलीस्ट जो है इसको अप्लाई करना है आपको 20 दिन से लेकर 30 दिन के बीच में। ठीक है, आप जो है सुबह जो है मैथ्स यानी कि मेंस का सेट आपको बनाना है, उसमें आप जितना भी क्वेश्चन बना लीजिए, 50 क्वेश्चन बनाइए तब, 60 क्वेश्चन बनाइए तब। आपको टाइम कितना देना है, आपको टाइम जो है एकदम जो है 1 घंटा 30 मिनट आपको देना है, और इस 1 घंटा 30 मिनट में जो है आपको मैथ यहां से बनाना है मेंस के सेट से। ठीक है, उसके बाद जो है आपको फिर वापस से जो है 1.5 घंटा का जो टाइम है उसमें जो है आपको इंग्लिश बनाना है। ठीक है, इंग्लिश का सेट। अब इंग्लिश का सेट कहां से आपको बनाना है, तो ये इंग्लिश का सेट जो है अल्टरनेटिव होगा। ठीक है, एक दिन आपको एसएससी का मेंस का सेट पे फोकस करना है और एक दिन आपको इंग्लिश का जो बैंक का जो क्वेश्चन है वो सेट जो है उस पे आपको फोकस करना है। फोकस इसलिए सेट पे ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेट बनाने से क्या होगा, वो बेस्ट होगा और उस वक्त आपको 30 दिन के अंदर में आप इतना एनालाइज कर लेंगे अपने आप को कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ है और मेरा स्ट्रांग पॉइंट कहाँ है, और खुद से है उसके बाद से आपको जो जहां पे भी वीक पॉइंट होगा आप उस पर वर्क करने लगेंगे। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा सेट बनाने के बाद कि आपको पता खुद में खुद चलेगा कि मुझे कहाँ पे क्या करना है। ठीक है, ये 2 चीज आप करेंगे। उसके बाद स्पेशल जो है आपको 1.5 घंटा जो है आपको जो है रीजनिंग पे फोकस करना है। रीजनिंग पे फोकस करने का मतलब क्या हो गया, ये आपको सिर्फ और सिर्फ बैंक के रीजनिंग पे फोकस करना है, और इसके लिए जो है आप कोई सा भी पजल का बुक हो, पजल का आप बुक ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है पजल का बुक और प्रीवियस ईयर का जितना भी आपका क्वेश्चंस होगा, फिलहाल 2011 से लेकर 2018 तक जितने भी बैंक के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के होंगे उसका आपको रीजनिंग सॉल्व करना है। और कैसे करना है, और अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप रीजनिंग का कहीं क्लास हो तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या यूट्यूब पर इतने वीडियोस अवेलेबल हैं कि आप उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको 1.5 घंटा देना है यहाँ पर, यानी कि मोटा मोटी आपके 4.5 घंटे हो गए। उसके बाद आपको हर दिन जो है 1 घंटा वो आपको किस पे देना है, आपको 1 घंटा जो है वो करंट अफेयर्स पे देना है। ठीक है, आपको जो है 1 घंटा जो है अपने वोकैबुलरी सेक्शन पे फोकस करना है, ताकि वोकैबुलरी सेक्शन जितना स्ट्रांग होगा उतना आपका एसएससी का भी आपका वोकैबुलरी अच्छा हो जाएगा, और बैंकिंग में वोकैबुलरी के होने से जो है आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपको यहाँ पर हो गया करेंट अफेयर्स के लिए, और उसके बाद जीके आपका बचता है, तो जीके जो है इसको आपको 1 घंटा देना है। यानी मोटा मोटी आप जो है आपको, जैसा कि मैंने बताया कि आप किसको किसको कवर कर रहे हैं, मैथ्स कवर कर रहे हैं, आप इंग्लिश कवर कर रहे हैं सेट का, आप रीजनिंग कवर कर रहे हैं, आप करेंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, और आप वोकैब कवर कर रहे हैं। ठीक है, और आप जीके भी कवर कर रहे हैं, यानी कि ये सारा चीज जो है ऐसा है कि साथ साथ में, जैसे मैथ्स बनाए एसएससी बैंकिंग का कंप्लीट हो गया, इंग्लिश पढ़ रहे हैं सेट बना रहे हैं तो आपका एसएससी का और बैंक का दोनों का इंग्लिश आप कवर कर रहे हैं, रीजनिंग आप बना रहे हैं तो ये आप बैंक का बना रहे हैं, क्योंकि एसएससी में रीजनिंग पढ़ने का जरूरत है नहीं, आपको बैंक का रीजनिंग फोकस करना है तो ये आप कवर कर रहे हैं।
करेंट अफेयर्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप एसएससी और बैंक दोनों का कर रहे हैं, वो कैप कर रहे हैं तो एसएससी दोनों का कर रहे हैं, और जीके पढ़ रहे हैं तो आप एसएससी का कर रहे हैं। यानी मोटा मोटी जो रिक्वायरमेंट आपको बैंक और एसएससी में होना चाहिए वो सारे रिक्वायरमेंट्स को आप फुलफिल कर रहे हैं ये अपने दिन के स्ट्रेटेजी से, ठीक है। और आप टाइम कितना आपको देना होगा, तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, यानी 7.5 घंटा आप डेली का टाइम आप दे रहे हैं। लोग कहते हैं कि 10 से 12 घंटा टाइम देना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ 7.5 घंटा करने के बाद फिलहाल कम से कम 30 दिन तो आप एकदम डेफिनेटली कीजिए, ठीक है, 30 दिन कीजिए। और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको एडिशनल, ये तो हो गया प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो हर दिन होना चाहिए, और एडिशनल में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको एडिशनल में 1 आवर जो है आपको जो है पेपर रीडिंग करना होगा, ठीक है, पेपर रीडिंग इज मस्ट, ठीक है, पेपर रीडिंग मस्ट है आपका। उसके बाद 30 मिनट जो है आपको ग्रामर पे फोकस करना है, ठीक है, ग्रामर भी आपको डेली के हिसाब से पढ़ना है। यानी कि मोटा मोटी ये जो हो गए आपको 8-9 घंटा हो गए, ये आप एकदम आपको हर दिन के हिसाब से करना है आपको। फिलहाल आप 30 दिन करने के बाद आपके अंदर सारे जो दोनों का जो कंफ्यूजन है वो सब कुछ दूर हो जाएगा और आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। इस वीडियो का मेन मोटिव तो यही था कि आपको डिफरेंसेस समझा दें, और आप इतने समझदार हैं कि आप, जरूरी नहीं है कि आप जितना टाइम मैं अलॉट किया हूं कि उतना ही टाइम को फॉलो करें। आप खुद का टाइम और खुद जो वीक है जो स्ट्रांग है उस पर आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।